गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय नंबर यूनिट नंबर 4 में अध्याय नंबर 1 भारतीय विदेश नीति और गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में ये अध्याय वो चल रहा है। तो भारतीय विदेश नीति के नए आयाम, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये हमारा टॉपिक है वो आज शुरू होगा। कल हमने गुट निरपेक्षता और वर्तमान सरकार की जो नीति है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो किस प्रकार भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने, आतंकवाद के मुद्दे पर उसे घेरने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक उचित मंच है वो तैयार किया है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यता के दावे को पुरजोर से रूप से प्रस्तुत करता आया है और इसमें गुट निरपेक्ष देशों के समर्थन की दरकार है वो निरंतर बनी हुई है। गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन निश्चित रूप से उसकी यह मांग है वो सबल बनाती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक उभरती हुई सैन्य और आर्थिक महाशक्ति है। भारत के पास पर्याप्त शक्तिशाली मात्रा में विदेशी भंडार है। भारत एक सैन्य शक्ति में भी मजबूत है। भारत की आबादी 135 करोड़ है। तो इतनी आबादी वाले एक सैनिक, उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति, इसके अतिरिक्त भारत का जिस प्रकार से अभ्युदय और तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, तो भारत है वो गुट निरपेक्षता के एक मंच में इन देशों का समर्थन पाकर भारतीय सुरक्षा परिषद में अपने दावे को लगातार सशक्त और मजबूत है वो करता जा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है वो बनने के लिए कई सालों से प्रयासरत है। इसने गुट निरपेक्ष देशों के समर्थन की भारत को दरकार है। गुट निरपेक्ष देश अगर भारत का समर्थन करे तो भारत अपने इस दावे को और अधिक सशक्त और मजबूती से प्रस्तुत कर सकता है। इसमें गुट निरपेक्ष देशों के समर्थन की दरकार है वो बनी हुई है। तो गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन निश्चित रूप से इस मांग को सबल, ताकतवर बनाता है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में, जो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, सैन्य शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, ऐसे एक ध्रुवीय विश्व में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने महत्व, अपनी वरीयता, अपनी उपादेयता, अपनी प्रासंगिकता को बार बार सिद्ध किया है। आज की विदेश नीति को देखते हुए इस संगठन की सदस्यता चाहे हमें अर्थपूर्ण लगे न लगे, परंतु इस परिवर्तन के दौर में विश्व समुदाय के साथ साथ चलने अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, अपने आप में एक बहुत विशाल कीर्तिमान है। तो भारतीय विदेश नीति में हम नए आयाम, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के नए आयाम। भारतीय विदेश नीति के नए आयाम, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के नए आयाम क्या है? भारत ने 90 के दशक में, आपको पता है, उदारीकरण की नीति अपनाई। तो 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात 1991 में सोवियत, आपको पता है भारत का झुकाव वैसे गुट निरपेक्ष की तरफ था, लेकिन भारत का झुकाव हमेशा सोवियत संघ की ओर रहा। तो हम एक तरफ तो हम गुट निरपेक्ष सदस्य रहे थे, जिसके तहत किसी भी गुट के साथ सैनिक संधि नहीं करनी थी, लेकिन हमने 1971 में बांग्लादेश युद्ध से पहले सोवियत संघ के साथ मैत्री और शांति की संधि कर ली थी। तो एक तरफ हमारा जो पलड़ा है वो सोवियत संघ की ओर झुक गया था। तो 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को, पतन होती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हमने उदारीकरण
उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण एवं बाजारीकरण की नीति अपनाई। भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण एवं बाजारीकरण की नीति हमने अपनाई। तो 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था वो पतन की ओर जा रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर था। हमने सोना अपना गिरवी रख दिया था। इसके अलावा जो तेल का भुगतान है, तेल को जो कच्चे तेल का भुगतान, उसका भी हमारे भुगतान संकट खड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त और मजबूत करने के लिए उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई, और जिसके तहत हमने अपने बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। हमने अपने बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। तो बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए हमने खोल दिया। उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई। बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए हमने हमेशा के लिए खोल दिया। तो भारत ने 90 के दशक में, मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई। आर्थिक उदारीकरण के तहत हमने व्यापार में आने वाले प्रतिबंधों, बाधाओं को, नियंत्रणों को समाप्त किया। व्यापार का सरलीकरण किया। नियमों, कानूनों या जो आर्थिक व्यापार के अंतर्गत बाधा देने वाले जो नियम कानून हैं, उनको सरल बनाया, उदार बनाया। आपको पता है भारत एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था आज के समय में, आज दुनिया में भारत है वो सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। इसकी गति और क्षमता के एक मुख्य पक्ष उसकी विदेश नीति है। आपको पता हमारी विदेश नीति है, उसका एक पक्ष रहा है। इसकी एक विशेषता निरंतरता, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी विदेश नीति कभी बदलती नहीं है। इसमें समय पर आमूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। मात्र सरकार बदलने से भारत की विदेश नीति, रूपरेखा और ढांचे में परिवर्तन नहीं आता। तो हमारी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो पहले, या यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, विदेश नीति में मुख्य रूप से बदलाव है वो हमें देखने को नहीं मिलता। सरकारों के बदलने से जो विदेश नीति है वो नहीं बदल जाती। जिस प्रकार अमेरिका में चाहे रिपब्लिक आए चाहे डेमोक्रेटिक आए, उनकी विदेश नीति में मूल रूप से लगभग वही विदेश नीति रहती है जो पूर्ववर्ती सरकारों की रही है। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय पर्यावरण की स्थापना करना तथा भारत का आर्थिक विकास है वो अनवरत हो सके। इसका भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय पर्यावरण की स्थापना, एक सुरक्षित एवं स्थिर क्षेत्रीय वातावरण सुरक्षित एवं स्थिर क्षेत्रीय वातावरण की स्थापना हमारी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है, ताकि भारत का आर्थिक विकास है वो, भारत का तेजी से आर्थिक विकास है वो जारी रहे। आर्थिक विकास है उसमें कमी नहीं आए। आर्थिक विकास की निरंतरता, आर्थिक विकास की निरंतरता बनी रहे। भारत अपने आर्थिक विकास को, या हमने अपने आर्थिक विकास को भारत है वैसे ही लगभग अनवरत रखे। एफडीआई है वो भारत में आए, विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा भारत में आई। उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, जिसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सीधे देश में आए। एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विदेशी मुद्रा, विदेशी धन है वो भारतीय बाजार में लगे। विदेशी कंपनियां भारत में अपने उद्योग कारखाने स्थापित करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ से उत्पादन करे, और जिससे हमें न केवल विदेशी करेंसी की प्राप्ति होती है बल्कि संस्थागत निवेश को, संस्थागत क्षेत्र में जो शेयर बाजार उसमें भी उनके द्वारा निवेश किया जाता है। तो वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है, भारत में जो वर्तमान सरकार है, जिसे हम नरेंद्र मोदी की सरकार भी है, जिसे हम नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं, उसमें विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, विदेश नीति का अनुगमन पर बल देता है। भारत में अपने सहयोगियों को सजाल विकसित करना चाहता है। भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है। भारत की विदेश नीति है वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम
कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार। वसुदेव कुटुंबकम के तहत पूरा संसार ही हमारा परिवार है। भारत की मौजूदा विदेश नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता, आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता, आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता, कठोर नीति रही है। हम आतंकवाद, दुनिया में बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म होता है, और टेररिज्म हमेशा बुरा होता है। अमेरिका के जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसे इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद है वो, उसे एक धर्म विशेष से जोड़ते हैं, और हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद है पूरी मानवता का दुश्मन है। हम कश्मीर में सबसे ज़्यादा आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद से हम पीड़ित रहे हैं। तो आतंकवाद के प्रति हमारे शून्य सहायता की नीति रही है हमें, जिसके जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण किया है। वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार ने भारतीय विदेश नीति को सक्रिय बनाने की हमेशा चेष्टा की है। वर्तमान सरकार एशिया विश्व की बढ़ती हुई चीन की शक्ति से सचेष्ट है। आज चीन है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। चीन भारत न केवल पाकिस्तान का बल्कि चीन की विस्तारवादी है उस नीति का भी सामना कर रहा है। विस्तारवादी नीति का सामना है वो डटकर कर रहा है, और हमने चीन को कई मामलों में पीछे भी छोड़ा है। हमने जिसके तहत चीन के ऐप, चीन से विदेश से होने वाले आयात, उन पर प्रतिबंध लगाया है। चीन की विस्तारवादी नीति जिसके तहत हमने भी लद्दाख के क्षेत्र में अपने सैनिक कमांडर टुकड़ियों को और अपनी फौज को तैनात है वो कर रखा, और इसके लिए रफाल जैसी जो लड़ाकू विमान है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, और अत्याधुनिक 5th जनरेशन वाले जो लड़ाकू विमान है वो हमने तैनात कर रखे हैं, जिससे कि चीन की विस्तारवादी नीति का डटकर सामना किया जा सके। तो विश्व में बढ़ती हुई चीन की जो शक्ति है उससे भारत है वो सचेष्ट है। वह भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और अवसर संरचना सुधार पर विशेष बल देती है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाए, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हो, भारत का तेजी से उभार हो, भारत में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, अवसंरचनात्मक सुधार है उस पर विशेष बल दिया जाए। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारी विदेश नीति है वो पूरी दुनिया को, वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरे दुनिया में भारत की एक अलग ही छवि प्रस्तुत कर रही है। 2014 के बाद हमारी विदेश नीति में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी है वो हमारी विदेश नीति का मूल तत्व रही है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी की तरह की बदलकर लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति रही, जिसके तहत जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके प्रति, उनके साथ व्यापार वाणिज्य बढ़ाकर विदेशी निवेश को आकर्षित करके उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो सरकार की नीति रही है। तो नवीन विदेश नीति का सूत्रपात, जैसा आपको मैंने बताया कि विगत कुछ वर्षों में भारत की जो छवि है, वैश्विक छवि है, उसकी राजनीतिक पहुंच, उसके प्रयास, विशेषकर 2014 के बाद में भारत की विदेश नीति, उसकी दुनिया में धमक, उसकी छाप, दुनिया में उसके प्रयास, कल्पना, गति एक साथ नए सिरे से जोड़ रहे हैं। इसके 3 बिंदु हैं। भारत की विदेश नीति के मुख्य रूप से 3 बिंदु है: व्यापार, संस्कृति और संपर्क। व्यापार, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, संस्कृति एवं संपर्क, दुनिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क है वो स्थापित होना चाहिए। तो संपर्क, वर्तमान नेतृत्व विदेशी मंत्रालय की परिश्रम और सक्रियता के कारण पिछले 3 वर्षों में भारत विदेशी मंच पर छाया। आज पूरी दुनिया वो भारत की ओर देख रही, उसकी विदेश नीति की ओर देखती है। इसको रूपांतरित कूटनीति की संज्ञा दी जा सकती है।
जैसा आपको बताया, इन 3 वर्षों में भारत ने अनेक बाधाओं को पार किए। ये जो बेटा किताब छपी थी, ये 2016 की किताब है। जब हम 2020 की बात कर रहे हैं तो पिछले 6-7 साल में भारत की विदेश नीति में बहुत अधिक परिवर्तन आया है और अब भारत ने अनेक उपलब्धियों को हासिल भी किया है। सबसे पहले भारत की जो विशेष उपलब्धि रही थी, वो लंबे समय तक भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद रहा है। तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद है उसका शांतिपूर्ण समाधान निकला है। के बीच सीमा विवाद, गांवों को लेकर विवाद, सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल निकला है, उसका शांतिपूर्ण हल है वो निकला है। तो इस भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में जो सीमा विवाद रहा है 162 भू गलियारों को लेकर, इसके बीच में जो कटुता आ गई थी, तो इस समझौते के द्वारा 2015 के समझौते के द्वारा हमने बांग्लादेश के साथ समझौता किया और जिसके संबंध में जो कटुता आ गई थी उस कटुता को दूर करने का प्रयास है वो किया गया। दूसरे वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसने अपने 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिसके तहत डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण को माना जाता है, डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण को कहा जाता है। 2016 में 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन, जिसके तहत जो मौजूदा करेंसी में जो चल रहे 500 एवं 1000 के जो नोट हैं, के जो नोट थे, के नोट को चलन मुद्रा से हटा लिया है, चलन मुद्रा से हटा दिया गया। तो 500 और 1000 के जो नोट थे वो चलन मुद्रा में थे, उनको हटा दिया गया है और नई करेंसी 500 और 2000 की नई करेंसी है वो बाजार में आ चुकी है। तो 500 डिमोनेटाइजेशन के तहत, विमुद्रीकरण के तहत जो चल रही मुद्रा थी उसको जो मौजूदा क्रम से हटाना और उसके स्थान पर उसका स्थान है वो नई मुद्रा ने ले लिया। तो 500 और 1000 के जो नोट थे उनको चलन मुद्रा से हटा दिया गया है, जिसे हम विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो सरकार ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के ऐतिहासिक निर्णय को माना जाता है, जिसने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी सराहना होती है। भारत में सराहना नहीं होती, विदेशों में भी इसकी सराहना होती है। इस कदम के आने से भारत की विदेश नीति की दिशा तय करने में मददगार साबित हुई है, क्योंकि दुनिया में कोई देश है वो इतना जल्दी कदम नहीं उठा सकता जैसा कि कदम भारत ने उठाया था। एक और भारत ने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी पहल की है, जिसके तहत भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नक्सलवाद, आतंकवाद, काली मुद्रा, जाली नोट, इन पर रोक लगी है। बल्कि इसके द्वारा जो जाली करेंसी है वो भी चलन से या लिक्विडिटी से हटी है और विमुद्रीकरण के तहत हमने 500 और 1000 के नोट पर रोक लगाती है। नई करेंसी है वो ज़्यादा प्रूफ है, फुल प्रूफ है, उसमें नकल की संभावना वो कम है। दूसरी ओर आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार है वो हुआ है। 5 मूल सिद्धांत जिसे हम भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व कहते हैं। तो निरंतर वार्ता, लगातार बातचीत करना, निरंतर वार्ता दुनिया के देशों के साथ, निरंतर वार्ता, बातचीत करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि। आज की सरकार के समय भारत की प्रतिष्ठा, उसका रुतबा, उसका रोब है वो बढ़ा है, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। पूरी दुनिया वो भारत की ओर देख रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, हम अपने देश के साथ, देश की सुरक्षा चिंताओं के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन,
राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मान्यता को प्रोत्साहन। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की मान्यता, सभ्यता की मान्यताओं को समर्थन, सभ्यता की मान्यताओं को समर्थन दिया है। तो निरंतर बातचीत करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, भारत की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसके पैठ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। मौजूदा सरकार ने भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभारा है। भारत है वो आज विश्व गुरु बनने की ओर निर्णायक है। दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था में भारत एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, भारत ने अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, उसकी मान्यता, उसको बढ़ावा मिला है, उसको समर्थन है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है। तो निरंतर बातचीत, आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन, भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मान्यता का समर्थन, ये भारत की विदेश नीति के बढ़ते उभार भारत के एक विश्व गुरु बनने की ओर भारत को अग्रसर कर रही है। ये 5 सिद्धांत जो वर्तमान की विदेश नीति को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारतीय विदेश नीति में नई दिशा को प्रदान करने के लिए जो सबसे पहले पड़ोसियों के प्रति पहल करने की नीति अपनाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश, विशेषकर जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, जो छोटे छोटे विदेशी देश हैं या पड़ोसी देश, उनकी यात्रा की और भारतीय विदेश नीति को एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। यह भारतीय विदेश नीति के बुनियादी बदलाव को प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित करता है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय विदेश नीति है, उसने नई दिशा प्रदान की। पड़ोसी पहले की नीति की अपनाई है भारत ने। वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी यात्रा की, सद्भावपूर्ण यात्रा की और उनके साथ आर्थिक गैर आर्थिक समझौते किए, जिसके तहत विज्ञान, तकनीक, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन के संबंध में अनेक समझौते किए गए। भारत ने इन पड़ोसी छोटे कमजोर देशों को भरपूर आर्थिक सहायता है वो दी है। भारत के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कूटनीतिक कदम बढ़ाते हुए नेपाल की यात्रा, भूटान की यात्रा है वो की और नेपाल की संसद को संबोधित भी किया। तो भारतीय विदेश नीति के बुनियादी बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र रूपांतरकारी कूटनीति की शुरुआत देश के नज़दीकी पड़ोसियों के साथ की। आपको पता है कि हमने प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र रूपांतरकारी कूटनीति की शुरुआत की। हमने अपने नज़दीकी पड़ोसियों के साथ लेकर संपर्क किया। मॉरिशस सहित जो प्रधानमंत्री जी का जो शपथ ग्रहण समारोह 2014 में हुआ था, उसमें सार्क देश के नेताओं को, जो सरकार का नरेंद्र मोदी जी की जो पहली सरकार बनी थी 2014 में, उसके शपथ ग्रहण समारोह में बुलवाकर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें सार्क देश, भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस जैसे देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों को अपने सशक्त और मजबूत किया है। उनके साथ अपने संबंध सुधारने में एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक रूपांतरकारी घटना की शुरुआत करते हुए जो हमारे नज़दीकी पड़ोसी उनके साथ संपर्क स्थापित किया और 2014 के जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 2014 में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। नेताओं को आमंत्रित किया गया। सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। तो 2014 में जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें मॉरिशस सहित सार्क देश हैं, सार्क देशों के जो नेता थे उनको आमंत्रित किया गया, जिसके तहत हमने अपने पड़ोसियों को फर्स्ट नेबरहुड उसकी नीति को अपनाते हुए उनके साथ संबंधों को और अधिक मधुर और अधिक व्यापारिक बनाने का प्रयास किया। तो बेटा इसको आपको लिखना है, इनको याद करना, ये आपका होमवर्क है, इसको लिख कर याद करना है। और जो मैंने नोट्स के रूप में लिखा है बेटा,
जो जो मैंने नोट्स के रूप में आज बताए आपको, भारत की विदेश नीति के नए आयाम, इन सब को आपको लिखना है, याद करना। जैसे जैसे मैंने आपको लिखाया है डिमोनेटाइजेशन वगैरह, इन सब के बारे में आपको लिखना है, याद करना बेटा। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको फेयर कॉपी में नोट्स के रूप में उतारना है। धन्यवाद।